अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन समझना है तो मतलब सब्स्टिट्यूट क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। कहां पे होगा, एरोमेटिक रिंग के ऊपर। किससे होगा, कोई भी लिविंग ग्रुप लगा होगा, वो लिविंग ग्रुप लीव करेगा, उसकी जगह पे न्यूक्लियोफाइल आएगा। पर सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अभी तक हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि सर बेंजीन रिंग पे न्यूक्लियोफाइल तो अटैक कर ही नहीं सकता। सो इधर वी नीड अ वेरी एडवर्स सिचुएशन की बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर प्रेशर पे कराएं तो शायद हो जाए, एक तो ये चांस है। या फिर जिस वजह से बेंजीन रिंग पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं हो सकता था, अगर हम उस रीजन को एलिमिनेट कर दें बाय यूजिंग सम एडिशनल ग्रुप्स और कुछ टेक्निक, तो हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो अगर मान लो आपके पास यहां पे बेंजीन रिंग है, पहले इसका कोर आइडिया समझते हैं क्या क्या हो सकता है। यहां पे कोई लिविंग ग्रुप लगा है, लेट्स से हैलोजन, है ना, सबसे कॉमन कोई ग्रुप है जो यूज होगा वो हैलोजन ही होंगे। और यहां पे कोई दूसरा ग्रुप लगा है, ऐसे नॉर्मल रिंग की हम प्रोसेस को समझ पाए कि रिंग में -m + m + i, इस ग्रुप के नेचर वाइज कैसे डिसाइड होगा। एंड हमें प्रोडक्ट बनाना है ना। ये जो है आपका क्या है, ये लिविंग ग्रुप। पर प्रॉब्लम ये है कि ये लिविंग ग्रुप पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं होता। तो इसके तीन पॉसिबिलिटीज हैं, तीनों को हम समझते हैं क्या क्या है तीन पॉसिबिलिटीज। क्वेश्चन में जब दिया रहे तो हम कैसे पता करें कि होगा कि नहीं होगा। तो अगर आप न्यूक्लियोफाइल ला रहे हो, नॉर्मल कंडीशन, आप लिखोगे सिंपली जो अभी तक पढ़ते आ रहे हो, नो रिएक्शन, है ना, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का यहां पे अटैक नहीं होता। राइट, यही हमने पढ़ा है कि बेंजीन रिंग पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता, पाई बॉन्ड के वाले कार्बन पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता, ब्रिजहेड पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता, साइक्लोप्रोपाइल में भी न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो जाती है। राइट, हाँ, विनाइल मतलब वही पाई बॉन्ड वाले पे। राइट, अब अगर मान लो तुम्हें इस पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना ही है, कि तुमने ठान लिया कि मुझे यहाँ पे Cl को हटा के या कोई भी हैलोजन उसको हटा के OH लगाना, तो करा सकते हो। उसके लिए लगेगा बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ, तो आपको मैं बता दूं 623 केल्विन के आसपास टेम्परेचर लगता है और 300 atm के आसपास प्रेशर लगता है, तब जाके ये कंपाउंड OH से रिप्लेस होता है। और उस रिएक्शन का नाम भी है, उसको हम कहते हैं डाउस प्रोसेस। ठीक है, सो अभी आप लिखोगे एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। लेकिन और प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट लग जाएगा यहां पे OH और यहां पे कोई ग्रुप लगा होगा। अगर ये ग्रुप, इफ ग्रुप इज नॉट अ -m, वैसे इस प्रोसेस का जो नाम है NaOH से रिप्लेस करना, इसको हम कहते हैं डॉस प्रोसेस। खैर, नाम से कोई ज्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं, बट हाँ, ये प्रोसेस का नाम। और इसी पे ये जो कर रहे हैं हम लोग, इसी को अगर हम फिर से NaOH के साथ रिएक्शन कराएं और फिर से वही चेंज होगा, दोनों को वैसे डाउस प्रोसेस बोल सकते हो एनीवेज, पर दोनों में डिफरेंस क्या है पता है, कि यहां पे ग्रुप इज नॉट एनी -m और स्ट्रॉन्ग -i ग्रुप। अगर नहीं है तो ये प्रोडक्ट सेम ही है दोनों में, है ना। अगर ग्रुप स्ट्रॉन्ग -i या -m है, स्ट्रॉन्ग -m ग्रुप कहां पे, एट ऑर्थो या पैरा टू लीविंग ग्रुप, तो यही प्रोडक्ट बनेगा। पर दोनों का डिफरेंस यह है कि दोनों में मैकेनिज्म अलग अलग फॉलो होगी। इसमें जो मैकेनिज्म फॉलो होती है उसको हम कहते हैं, SN AR AE, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन वाया एडिशन एंड एलिमिनेशन। सो इट्स नॉट अ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कि आया और गया, पहले कुछ ऐड होगा फिर कुछ एलिमिनेट होगा। सो देयर आर मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। ठीक है, ओके। इसमें सिंगल प्रोडक्ट बनता है, इसमें सिंगल प्रोडक्ट बनता है, लेकिन जो ऊपर वाला है वो क्या है पहले ये समझ लेते हैं।
ऊपर वाला जो प्रोसेस है जिसमें कि क्या है, ऊपर वाला जो प्रोसेस, ऐसा डाउस प्रोसेस क्या है कि Cl हटाओ OH लगाओ, दैट इज डाउस प्रोसेस। तो आप इसको भी डाउस प्रोसेस बोल सकते हो, उसको भी बोल सकते हो, इसमें कोई डिफरेंस नहीं, बस दोनों के प्रोडक्ट बनाने का मैकेनिज्म अलग अलग होगा, तरीका अलग अलग होगा। सो इफ यू डू नॉट हैव एनी माइनस एम ग्रुप और ऑर्थो और पैरा टू दी लिविंग ग्रुप, तो मैकेनिज्म जो होती है उसको हम कहते हैं, ये जो प्रोसेस है ये फॉलो करता है, काफी कॉमन इंटरमीडिएट है, बेंजाइन मैकेनिज्म। ठीक है, करेंगे डिटेल में इनको, बस मैं एक समरी आपको पहले देता हूं। और बेंजाइन मैकेनिज्म में मल्टीपल प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल। कैसे, वो हम देखेंगे। जो मल्टीपल प्रोडक्ट बनते हैं उनको साइन एंड इप्सो प्रोडक्ट बोलते हैं। दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, साइन प्रोडक्ट एंड इप्सो प्रोडक्ट। ठीक है, इप्सो वो होता है जहां पे न्यूक्लियोफाइल वहीं लगे जहां लिविंग ग्रुप जा रहा है, और अगर न्यूक्लियोफाइल कहीं और लग जाता है लिविंग ग्रुप जाने से, तो उसको हम साइन प्रोडक्ट कहते हैं। लिखवाऊंगा मैं सारे पॉइंट्स। दूसरी चीज कि इसका पूरा नाम जो है और इसका पूरे नाम में बस एई का आगे पीछे होने का डिफरेंस है। ये होता है सब्स्टिट्यूशन वाया एलिमिनेशन एंड एडिशन। और ये जो होता है ये क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन वाया एडिशन देन एलिमिनेशन। ओवरऑल नेट रिजल्ट सब्स्टिट्यूशन का ही होगा, बस एक में पहले ऐड होगा फिर लीव करेगा, दूसरे में पहले लीव करेगा एलिमिनेट होगा एंड देन ऐड होगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आए तो देखना, अगर नॉर्मल दिया है कुछ नहीं होगा, अगर हाई टेम्परेचर प्रेशर दिया है तो फिर आप बेंजीन पे लगे हुए क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हाँ, नहीं कोई भी NaNH2 भी हो सकता है। NaOH वाले को डॉल्स प्रोसेस कहते हैं, और कोई एक न्यूक्लियोफाइल का एग्जांपल लेना था तो मैंने NaOH ले लिया, है ना। आप कोई भी, और यहां पे Nu माइनस लिख दो, कोई भी ETO माइनस OR माइनस कुछ भी ऐसा यूज कर लो ना। बाय नेचर ये वाली जो रिएक्शन है नीचे वाली रिलेटिवली फास्ट रेट से फॉलो करती है, फास्ट रेट से प्रोसीड करती है एज कंपेयर टू ये रिलेटिवली, तभी तो इसमें हाई टेम्परेचर प्रेशर की रिक्वायरमेंट है और इसमें उतने ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे जैसे माइनस एम ग्रुप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर प्रेशर की रिक्वायरमेंट कम होती जाएगी। सो बेसिकली दो मैकेनिज्म है, एक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया एडिशन एलिमिनेशन, एक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया एलिमिनेशन एडिशन। एलिमिनेशन एडिशन वाले का दूसरा नाम बेंजाइन मैकेनिज्म भी है, क्योंकि उसमें इंटरमीडिएट बेंजाइन बनता है। एडिशन एलिमिनेशन वाले में इंटरमीडिएट जो बनता है उसको हम मेसेनहाइमर कॉम्प्लेक्स कहते हैं, वो समझेंगे क्या होता है और क्यों होता है वो भी समझेंगे। ठीक है, कि ये कब फॉलो करें और ये कब फॉलो करें हमें कैसे पता चलेगा। एक बेसिक हिंट तो दिया है मैंने वैसे, पर और ज्यादा क्लैरिफाई करते हैं उसको। क्या, हाँ साइन सब करेंगे ना, ये तो मैं तो ये समरी है बेसिकली क्या करने वाले हैं उसका एक इंट्रोडक्शन है। बाय द वे इप्सो वो होता है जहां से लिविंग ग्रुप लीव कर रहे हैं, अगर वहीं पे न्यूक्लियोफाइल लग जाए तो उसको हम इप्सो प्रोडक्ट कहते हैं, और अगर उसके अलावा कहीं और लगता है तो उसको हम साइन प्रोडक्ट कहते हैं। जो सीधा सीधा सोचो तुम वो इप्सो है, जो ना सोच पाओ वो साइन है, कि जो डायरेक्ट देख के नहीं पता चलेगा कि हाँ ऐसा भी हो सकता है ना। सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट वन। हाँ, वही बोले बेंजीन रिंग पे NaOH के साथ रिएक्शन करा दी, क्लोरोबेंजीन की क्या प्रोडक्ट बनेगा, आप बोलोगे नो रिएक्शन। वही बोले क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करा दी NaOH के साथ एट वेरी हाई टेम्परेचर प्रेशर, आप बोलोगे फिनॉल बने, है ना। कोई बोलेगा पिक्रिक एसिड की रिएक्शन करा दी वाटर के साथ, क्या प्रोडक्ट बनेगा, आप बोलोगे फिनॉल बनेगा। क्यों, क्योंकि पिक्रिक एसिड में 3 NO2 आ जाते हैं, तो 3 NO2 आ जाएंगे तो माइनस एम ग्रुप्स के नंबर बढ़ गए, तो ये रिएक्शन मैंने बोला कि उसमें हाई टेम्परेचर प्रेशर लगता है, इसमें उतना ज्यादा हाई टेम्परेचर प्रेशर नहीं लगता। निकले यहां तक, ठीक है। सो इन्हीं पॉइंट्स को जो मैं अभी बोल रहा हूं इन्हीं को धीरे धीरे एक्सप्लोर करते हैं। पहला SNAR
AE, है ना। आप पूरा नाम लिखोगे क्या, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन वाया एडिशन एलिमिनेशन। न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन वाया एडिशन एंड एलिमिनेशन। नीचे वाला, यस नीचे वाला है। अब हेडिंग दे दिया सबने, अब कोई कुछ नहीं लिखेगा, सब सिर्फ यहां ध्यान देंगे, ना कोई किसी को समझाएगा, यहां ध्यान देंगे। यहां पे है अपने पास एक रिंग, यहां पे ले लेते हैं, चलो हम Cl लेते हैं, एक प्रॉपर एग्जांपल लेते हैं ताकि सब कुछ क्लैरिटी से दिखे कि क्या हो रहा है। और यहां पे मैं एक NO2 ले लेता हूं अभी के लिए, स्ट्रॉन्ग माइनस है, और इससे पूरी मैकेनिज्म समझ जाएंगे तो हमें यह भी समझ में आएगा कि कहां कहां NO2 होगा तो रिएक्शन होगी और कहां होगा तो नहीं होगी। क्योंकि पॉइंट में आपने लिखा था क्या, नीचे ऑर्थो पैरा पे होना चाहिए, लिखा था मैंने, है ना। ठीक है। सो और मान लो कि आप रिएक्टेंट लेके आते हो NaOH, तो सबसे पहले क्या है कि OH माइनस का यहां पे अटैक होगा। नाउ आई विल आंसर क्वेश्चन कि सर अभी तक तो नहीं होता था, अभी क्यों होगा। सो अभी तक नहीं होता था क्योंकि बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको अपोज करती थी। NO2 हमने लगाया ही इसीलिए है ताकि NO2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर खींचे, तो इस सेंटर की इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है वो बढ़ जाए, और इस सेंटर की इलेक्ट्रोफिलिसिटी अगर बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा कि कम से कम इसका अप्रोच इजी हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां अटैक करते बॉन्ड टूट जाएगा, पर ये अटैक कर सकता है, अप्रोच कर सकता है सेंटर को। ये क्लियर है यहां तक। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर ये यहां अप्रोच करेगा तो कार्बन के 4 बॉन्ड तो पहले से बने, तो कौन सा बॉन्ड तोड़े भाई, कोई एक बॉन्ड तो तोड़ना पड़ेगा। कौन सा बॉन्ड तोड़े, हाँ पाई बॉन्ड, क्योंकि ये माइनस M ग्रुप आने की वजह से ये वाले के इलेक्ट्रॉन जनरेट करने की एबिलिटी और बढ़ी है। तो वो जो पाई बॉन्ड पहले से था, एक रीजन ये भी था ना कि बेंजीन रिंग से क्लोरीन का रेजोनेंस होने की वजह से वहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता था, इसलिए उस बॉन्ड को तोड़ना डिफिकल्ट हो जाता था, इसलिए भी सब्स्टिट्यूशन नहीं होता था, याद है आपको। तो अगर अभी तुम वो बॉन्ड तोड़ दो तो वो लॉजिक ही गलत हो गया ना फिर तो ये बॉन्ड अभी भी स्ट्रांग है, ये बॉन्ड अभी भी नहीं टूटेगा। पहले कौन टूटेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, तो पाई बॉन्ड टूटेगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी कार्बन पे माइनस आ जाएगी। सो पहला जो प्रोडक्ट बनेगा इससे, कोई कुछ नहीं लिखेगा, डाउट होगा सब लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। पहले आप मुझे बताओ कि अगर ऐसा होगा तो ये और यहां पे लग जाएगा आपका OH और यहां पे माइनस चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। इसको हम कहते हैं एडिशन, है ना। ये जो पूरा प्रोसेस है क्या हुआ, एडिशन हुआ, सिर्फ कुछ ऐड हुआ है, कुछ निकला नहीं। पर इसके देखो 2-3 फायदे हो गए। क्या फायदा हुआ, एक तो फायदा ये हुआ कि ये जो रेजोनेंस कर रहा था अब वो खत्म हो गया, अब उस फ्लोरीन वाले बॉन्ड को तोड़ना अपने लिए आसान है, अब वो सिंगल बॉन्ड हो चुका है, अब उसको उसे ही तोड़ सकते हो जैसे किसी भी बॉन्ड को आप तोड़ सकते थे, राइट। ऑल्सो ये हुआ जरूर है, इसके बाद इसमें रेजोनेंस होगा, ये माइनस चार्ज यहां से यहां आएगा, माइनस यहां आएगा, NO2 यहां आएगा, पाई बॉन्ड इधर इधर, यहां पे Cl और यहां पे OH, ठीक है। फिर एक और बार रेजोनेंस करेगा, माइनस कहां जाएगा, ऊपर। एंड नाउ यू अंडरस्टैंड कि क्यों ऑर्थो पैरा पे ही माइनस M ग्रुप चाहिए अपने, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पैरा पे ही जा रहा है न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के बाद, राइट। तो नेगेटिव चार्ज अगर स्टेबलाइज होगा तभी तो ये आगे फास्ट बढ़ पाएगा, है ना। सो यहां से यहां तक ही हो गया, और इसका जो फाइनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा दिखेगा। यहां पे माइनस चार्ज तीनों जगह घूम रहा है, यहां पे Cl, यहां पे OH, और जो भी ग्रुप लगा होगा, अगर एक है तो एक NO2, तीन हो तो तीन NO2। क्या तक किसी को कोई डाउट नहीं। अब देखो कि मैं अगर आपसे बोलूं कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद उनमें से कोई भी एक इंटरमीडिएट लेके आओ, पहला ही ले आओ इनफैक्ट, OH और Cl। अब आप बताओ कि अगर ये कार्बन का माइनस वापस से इंटरनल अटैक करे तो पहले OH निकलेगा कि पहले Cl निकलेगा, Cl निकलेगा। तो ये कार्बन का माइनस वापस से अटैक करेगा और फिर निकलेगा यहां से Cl। ये है आपका स्टेप 2, और जो हमें करना था वो हमने कर लिया। यहां तक कोई डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आपके पास ये है स्टेप 1 और ये है स्टेप 2, क्या लगता है कौन सा फास्ट होगा? स्लो कौन सा होगा? स्टेप 1 स्लो होगा, क्योंकि यहां तो सर बॉन्ड बन रहा है और एरोमेटिसिटी रीगेन हो रही है, यहां पे बॉन्ड टूट रहा है और सबसे बिगेस्ट रीजन इज लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी, तो ये होगा स्लो। अगर ये स्लो होगा तो ये आरडीएस है, और अगर ये आरडीएस है तो इसकी स्टेबिलिटी मैटर करती है, और अगर इसकी स्टेबिलिटी मैटर करती है तो जितना स्ट्रॉन्ग माइनस एम ग्रुप होगा उतना बेटर है, और ऑर्थो पैरा पे माइनस एम ग्रुप लगेगा तो बेस्ट है, वही होना भी चाहिए। ऑर्थो पैरा पे नहीं होगा तो फिर आप दूसरी मैकेनिज्म को फॉलो करोगे, ये तो फॉलो नहीं करोगे। तो ये क्लियर हो गया कि क्यों NO2 ऑर्थो पैरा पे चाहिए, और ये भी क्लियर हो गया कि क्यों ज्यादा NO2 होने से कम टेम्परेचर लगता है, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगर आपसे कोई रेट पूछे इसका तो क्या लिखोगे आप? K इंटू ARL, मतलब एरोमेटिक से लिविंग ग्रुप लगा हुआ, इनटू न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि पहले स्टेप में कितने रिएजेंट्स हैं? 2 है ना, ये और ये, तो ऑर्डर में दोनों आएंगे। आरडीएस में 2 रिएक्टेंट अगर, तो दोनों रिएक्टेंट को लेंगे हम रेट में, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2, इसलिए इसको बहुत सारी बुक में SNAR2 के नाम से भी जाना जाता है, मतलब SN2 ऑन एरोमेटिक रिंग बेसिकली, ठीक है। और रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? स्टेबिलिटी ऑफ वो और इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ ये, और वो दोनों चीजें किससे डिसाइड होगी कि कितना स्ट्रॉन्ग माइनस एम ग्रुप लगा। जितना स्टेबल माइनस एम ग्रुप होगा उतना ज्यादा ये इलेक्ट्रोफिलिक होगा, तो अटैक फास्ट हो पाएगा, और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस एम ग्रुप लगा होगा इस नेगेटिव चार्ज मतलब मेसेनहाइमर कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, तो प्रोसेस उतना फास्ट हो पाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा होगी, तो कंडीशन जो होगी उतनी नॉर्मल लगेंगी, एडवर्स कंडीशन की आपको जरूरत नहीं। पहले ये लिखो फिर बाकी के पॉइंट्स में लिखो। और कोई डाउट है किसी को? तो यस, किसका रिपल्सन? पर NO2 तो इधर है ना, कैसे रिपल्सन होगा? OH, वैसे पहली बात तो OH बल्कि ग्रुप नहीं है, पहली बात तो OH बल्कि ग्रुप नहीं है, दूसरी बात यहाँ पे Cl है और यहाँ पे NO2 है, तो वो अटैक करने के बाद रेट निकल वो होगा ना, अटैक करने के बाद OH आएगा ना वहां पे, तब तक तो बॉन्ड टूट जाएगा, तब तक NO2 की प्लेन ही बदल जाएगी, है ना, तब तक तो बॉन्ड टूट चुका होगा ना, तब तक वो पहुंचेगा ना। माइनस चार्ज NO2 पे भी जाएगा, यस जाएगा बिल्कुल। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। हाँ बताओ। हाँ हाँ यस, बिकॉज देखो एरोमेटिसिटी जा रही इज वन आउटपुट, ऑफ कोर्स दैट इज करेक्ट, पर हेलो बॉन्ड जो वीक होगा वही टूटेगा ना वहां पे। अब उसका रिजल्ट ये हो कि भले एरोमेटिसिटी का लॉस हो रहा है, इसीलिए तो फिर वो स्लो है, पर तुम क्लोरीन वाले बॉन्ड को तोड़ ही नहीं सकते ना, क्योंकि वो परफेक्ट पाई बॉन्ड तो है नहीं वहां पे, और सिंगल बॉन्ड भी नहीं है वो कि तोड़ लो, वहां पे पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर है पार्शियली, है ना, तो बॉन्ड तो पहला पाई बॉन्ड ही टूटेगा, चाहे उसका लॉस ज्यादा हो अपने। वो रेजोनेंस हैबिट स्ट्रक्चर है। कार्बन आयन, हाँ सीएल पे नहीं लग रहा, सीएल जहां से कनेक्टेड है उस कार्बन पे लग रहा, तो इलेक्ट्रोफिलिक तो वही कार्बन है ना, जहां पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी वहीं पे आएगा ना, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी है ना,
ये तो इलेक्ट्रोफिलिक है ही नहीं। सीएल के ऊपर नहीं लग रहा, सीएल वाले कार्बन पे लग रहा है ना। देखो प्रोडक्ट बनाने में ये सब दिमाग नहीं लगाना है, सीएल हटाना है, OH लगाना है, सीएल हटाना है, NH2 लगाना है, जो भी न्यूक्लियोफाइल है उसको लगाना है। नहीं, वो बताना गलत हो जाएगा। अगर मैं ये बताऊं कि सीएल पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर कैसे आया तो वो अनफेयर हो जाएगा। हाँ बताओ भाई, कितने लोगों को नहीं पता कि सीएल पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्यों आ रहा है? इन द फर्स्ट प्लेस इस ओरिजिनल रिएक्टेंट में सीएल पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर कैसे है? दर्शन समझाओ उसको कैसे है डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो बता क्यों नहीं रहे जो मैं पूछ रहा हूं? हाँ? और उसको पूछो, बताएगा कैसे आया। बताओ सीएल पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर कैसे आया इन द फर्स्ट प्लेस? हाँ, अबे तुम बताओ उसको कैसे है। बेचारे पे हंस रहे हो तुम लोग, किसी को नहीं पता। और मैं पूछ भी रहा हूँ कि भाई कोई बताओ कि किसी को डाउट है उसमें। तो अरे गधो, सीएल के पास लोन पेयर है और बेंजीन के पास पाई बॉन्ड है, तो प्लस एम का काम करता है क्या हैलोजन कभी कभी, जिसमें माइनस साइड डोमिनेटिंग होता है। तो अगर सीएल अपना लोन पेयर बेंजीन को देगा तो वहां पे पाई बॉन्ड बनेगा ना, तो वही तो है पाई बॉन्ड कैरेक्टर। अब तो इस केपेबल हो जाएगा कि आंसर पता है तो लॉजिक तो हम ढूंढ ही लेंगे उसमें से, है ना। इतना तो आना चाहिए कि भाई क्या ही हो सकता है, डबल बॉन्ड कैसे ही बन सकता है वहां। क्लियर है? तो अब समझ में आया कि पिक्रिक एसिड फास्ट रिएक्शन देगा या डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन फास्ट रिएक्शन देगा। पिक्रिक एसिड मतलब ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, नॉट पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड तो प्रोडक्ट होगा, और ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन विल रिएक्ट फास्टर इन दिस रिएक्शन देन डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन बिकॉज ट्राइनाइट्रो हैज 3 माइनस एनर्जीज। यहां तक लिख लिया गया? लिख लिया? पीछे हो गया सबका? स्टेप 2 फास्ट होगा। इट्स अ रिलेटिव कंपैरिजन, स्टेप 1 और 2 का रिलेटिव कंपैरिजन है। अब जितने भी पॉइंट्स मैंने बोले हैं वो आप छाप लो इधर से। इसमें से कुछ पॉइंट तुमने ऑलरेडी लिख लिए। जैसे लिविंग ग्रुप क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माइनस एम होने चाहिए, जैसे कि NO2, CN, CHO एक्सेट्रा। ठीक है। उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन कब ज्यादा होगी? द लिविंग ग्रुप मस्ट बी एट ऑर्थो एंड पैरा टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मस्ट बी एट ऑर्थो एंड पैरा टू लिविंग ग्रुप, सेम ही बात। उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन, ये कौन एक्सप्लेन करेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होना नहीं चाहिए। डेफिनेटली अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसके हिसाब से फ्लोरीन तो सबसे पुअर लिविंग ग्रुप होता है ना। तो फ्लोरीन की रेट कैसे ज्यादा हो गई आयोडीन से, और आयोडीन की सबसे कम है इसमें? इलेक्ट्रोफिलिसिटी। लॉजिक से बताओ पूरा, मतलब आप जो इंटरमीडिएट है उसको स्टडी करो, समझो उसकी स्टेबिलिटी को, और फिर बताओ। हाँ बताओ। डबल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे ज्यादा रहेगा फ्लोरीन का, तो वो तो और स्लो करेगा ना फिर, है ना। सब जो सोचते हो जितना अभी तक आपने पढ़ा सबका उल्टा है, लेकिन आंसर उसी में है, इंटरमीडिएट में ही आंसर है आपका। देखो आप उस प्रोसेस के फॉर्मेशन को देखो कि फ्लोरीन कैसे अफेक्ट कर सकते हैं। हाँ नहीं, माइनस आई, माइनस एम, माइनस। तो स्ट्रॉन्ग माइनस आई तो पहले भी था वो, जब हम नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन करते थे, पहले भी तो करता था ऐसा।
फ्लोरीन पहले भी तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता था, तो सेंटर की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाता था, तो फिर पहले क्यों रेट कम होती थी उसकी, और अभी कैसे ज्यादा होगा? हाँ, फ्लोरीन कैसे कार्बन आयन को रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा? अनायन को लोन पेयर कैसे देगा फ्लोरीन, जो उसके पास ऑलरेडी लोन पेयर है? फ्लोरीन तो सिर्फ दे सकता है। ठीक है, नहीं पर ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लेके नहीं बनाता है। कोई भी हैलोजन जो बेंजीन के साथ पाई बॉन्ड बनाते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बनाते हैं, प्लस एन से बनाते हैं, माइनस एन से नहीं। हाँ जी, नहीं नहीं, एफ का प्लस एन ज्यादा होता है भाई, पर आंसर यही है, कहीं इसी रेंज में है। आप लोग प्रोसेस को समझो, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो इंटरमीडिएट बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी को कौन बढ़ा सकता है, कैसे बढ़ा सकता है, वो सोचो। हाँ, वेरी गुड, सही बात है। तो जितना खींच रहा है उससे उसको कम खींचने देगा, अपनी तरफ भी थोड़ा वेट खींच लेगा। सही तक पहुंच गए थे, फिर जाके डिबेट हो गए तुम लास्ट। हाँ, नोट करना रहेगा अभी तुम्हें, आंसर तो तुम्हारे नोट्स में होगा ना फिर वो। हाँ। यहाँ बताओ, ये लिख लिया सबने? लिखो लिखो, इसको लिख लो, फिर डिस्कस करते हैं। हाँ मैं आता हूँ, तुम बताओ क्या होगा। हाँ, सो इसका आंसर ये है कि फ्लोरीन की रेट ज्यादा क्यों है, कोई पूछे तो आप बोलोगे कि पहले तुम आरडीएस बताओ क्या है, आरडीएस है ये, है ना? तो आरडीएस की रेट जिसकी फास्ट होगी उसकी रेट ओवरऑल फास्ट होगी। हो सकता है यहां फ्लोरीन सबसे स्लो निकलता, पर ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ही नहीं, तो डजंट मैटर कि ये कितना स्लो है और कितना फास्ट है। ओवरऑल अगर ये ज्यादा स्लो है तो यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो अगर ये आरडीएस है तो जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल बनेगा उसकी रेट ज्यादा होगी, और जिस इंटरमीडिएट उसी का ज्यादा अच्छा बनेगा जिसमें यहां पे माइनस आई ग्रुप स्ट्रॉन्ग लगा हो, विच इज फ्लोरीन। क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएट एक अनायन है। बात समझ में आ रही है आपको? तो यहां तक सब सही कह रहे हैं कि सर इसकी स्टेबिलिटी, जब यहां तक पहुंच गए हो तो आप सही रीजन ढूंढो ना कि फ्लोरीन कैसे इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाए, माइनस आई से। आई बात समझ में? तो रे अच्छा बोलोगे सर फिर फ्लोरीन यहां पे स्लो निकलेगा और फ्लोरीन यहां पे फास्ट निकलेगा, क्या फर्क पड़ता है? स्लो तो ये है ना, पहले इसको फास्ट करो, ये तो कितना भी स्लो फास्ट हो चलेगा, बस ये इससे स्लो कभी नहीं, मतलब ये वाला स्टेप इससे स्लो किसी के लिए भी नहीं होगा। तो ओवरऑल रेट पहले स्टेप से ही डिसाइड होगी सबकी। आई बात समझ में? तो और ये ऐसा नहीं कि पहली बार कर रहे हैं, हर जगह आरडीएस से ही रेट डिसाइड होता है। अब आरडीएस के इंटरमीडिएट को जो स्टेबलाइज कर देगा वो ज्यादा रेट करेगा, जो डिस्टेबलाइज करेगा वो रेट को घटा देगा। ठीक है, सो वी विल राइट दिस डाउन, लिखेंगे इसको क्यों।
हाँ, ऊपर ही reading। इसको पेपर रीडिंग बोलते हैं। ये इसका एक्सप्लेनेशन कि जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल उसकी रेट ज्यादा। हाँ, एंड दिस इज जस्ट एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड, कहीं भी बाकी जो चीजें होंगी तो वो सेम ही रहेंगी। अब इस इनमें कोई भी पॉइंट में किसी को डाउट है? जितने पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे किसी भी पॉइंट में थोड़ा सा भी डाउट है बता दो अभी, क्योंकि अब ये हो गया, अब सीधे क्वेश्चन कर लें। एनजीपी में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है डीबीपी में, नाइट्रोजन वाला 5 नंबर वाला, भी दिखा तुमने खोला था ये वाला, ये वाला। ओके, सो अभी मैंने एक 78 क्वेश्चंस का पूरा रिवीजन शीट बनाया है रिएक्शन मैकेनिज्म का, ठीक है। अगर आपको लगता है कि भाई पूरा एक बार रिवीजन करना है तो मैं आपको दे दूंगा शीट, आपको सारे क्वेश्चन उसके कर लेंगे। दोज आर द मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चंस, मतलब सारे क्वेश्चन नहीं होंगे उसमें, पर जो रेलेवेंट क्वेश्चंस है जो कॉमनली पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन उसमें होंगे, है ना। टेस्ट आप बताओ, देखो मैं टेस्ट इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि बीटी ने खुद टेस्ट अपलोड कर रखे बहुत सारे रिवीजन के लिए, है ना। तो अगर इतने टेस्ट लूंगा तो तुम खुद गिव अप कर देते हो, इसलिए मैंने वो कम कर दिया। बाकी टेस्ट मैं ले सकता हूँ अगर आप बोलोगे तो। मैंने बोला था एडवांस के टेस्ट लूंगा, पर फिर उसी दिन बीटी ने बहुत सारे टेस्ट अपलोड किए तो मैं सोचा कि डबल डबल क्या करना उसका। बट अगर आप लोग रेडी हो तो मैं तो रेडी रहता हूँ हमेशा टेस्ट करने के लिए, है ना। टेस्ट के हिसाब से दे रहा है, 3 आवर्स का टाइम है, जब भी टाइम मिला आज दे दूंगा मैं भी प्रिंट आपको। सो उस जब भी आपको टाइम मिलेगी, 3 घंटे का मेरे पास टाइम है प्रैक्टिस करने का, रिएक्शन मैकेनिज्म पूरा रिवाइज करके। एंड ट्रस्ट मी, आप कभी प्रिपेयर्ड नहीं रहोगे तो आप एक बार फटाफट से पढ़ लो पूरा नोट्स एंड देन अटेम्प्ट करो। बाकी कौन सा वो फाइनल टेस्ट है जो सीखोगे उसके सॉल्यूशन से सीख लेना, अगर नहीं आता होगा कुछ तो। लिख लिया? कौन सा वो? तो उसका इसलिए कोई कंपैरिजन है। वैसे SO3H कौन से सल्फर से अगर कनेक्टेड है तो आई से भी पहले आएगा, फ्लोरीन से भी पहले आएगा, वैसे वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस है ग्रुप, है ना। हाँ? वो फ्लोरीन के भी पहले आएगा, स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट उसका ज्यादा है ना। ये जो हमने बनाया मेसेनहाइमर कॉम्प्लेक्स, ये जो दिख रहा है आपको, सो आप बोलोगे कि रेट ऑफ रिएक्शन, बातें नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन increases with stability of मेसेनहाइमर कॉम्प्लेक्स, जो ये इंटरमीडिएट बन रहा है ना। अब इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है वही हम डिस्कस करें। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -m एंड -m, ठीक है। और +m वाले में तो होगा ही नहीं, ये मैकेनिज्म ही नहीं होगी, पूरी मैकेनिज्म बदल जाएगी, तरीका ही बदल जाएगा, वो हम बाद में करेंगे दूसरा मैकेनिज्म। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे ठीक है, और
रेट ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चन आपसे अगर कोई पूछे कि भाई तो समझ जाओगे क्या होगा। 3:1, जितने ज्यादा माइनस एम ग्रुप होंगे रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा होगी। अगर आपसे कोई बोले कि ये एक रिएक्टेंट है, इसके NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ। और सेम टाइम पे अगर कोई पूछे कि भाई यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ फ्लोरीन है और यहाँ पे NO2 है और इसकी रिएक्शन करा रहे हो NaOH के साथ, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ। इसमें तो क्लियर हो गया सबको, 1 माइनस एम, 2 माइनस एम, 3 माइनस एम, ठीक है। यहाँ सॉरी मतलब दूसरे वाले में क्या प्रोडक्ट बनाओगे, NaOH आएगा न्यूक्लियोफाइल बन के, किसको रिप्लेस करेगा, Br को कि F को। Br अच्छा लिविंग ग्रुप है, F मतलब मैटर ही नहीं करता सर। लिविंग एबिलिटी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ही नहीं, लिविंग एबिलिटी हमें देखना ही नहीं है, मतलब ही नहीं है, कहीं भी लगाओ। हाँ मेटा और ऑर्थो पोजीशन जरूर देखना है, वो मैटर करता है, राइट। सो यहां पे OH माइनस आएगा और फ्लोरीन को रिप्लेस करेगा बस। पर ये रट के नहीं बैठना, इसलिए दूसरा क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया थोड़ा सा, कि ऐसा नहीं है कि फ्लोरीन को ही सब्स्टिट्यूट करेगा। ऑफकोर्स फ्लोरीन अगर ऑर्थो पैरा पे है तो फ्लोरीन को ही सब्स्टिट्यूट करेगा, अगर ऑर्थो पैरा पे है ही नहीं तो फिर मेसेनहाइमर कॉम्प्लेक्स ही स्टेबल नहीं बनेगा ना भाई, क्योंकि सबसे पहले तो माइनस एम ग्रुप होना चाहिए और माइनस एम का माइनस एम होने के लिए वो ऑर्थो पैरा पे होना चाहिए, राइट। So you can only substitute the living group which is ortho or para to the minus m group. So यहां पे ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट हो, ठीक है। नॉट बिकॉज फ्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप है या ब्रोमीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, वो कोई रीजन है ही नहीं, बिकॉज NO2 के ऑर्थो पैरा पे ब्रोमीन ही है। तो जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, अच्छा फ्लोरीन रहेगा, वो जब यहां अटैक करेगा तभी मेसेनहाइमर कॉम्प्लेक्स स्टेबल बन पाए। कोई डाउट। सो 3-4 पॉइंट्स है जिनको ध्यान रखना है। क्या, एक तो फ्लोरीन वाले की रेट ज्यादा होगी क्लोरीन से, ब्रोमीन से, आयोडीन से। पहला गलती यही होती है, क्योंकि इतनी बार हम लिविंग एबिलिटी पढ़ लेते हैं कि हम लिविंग एबिलिटी पे ही स्टक रहते हैं कि वही तो होगा और क्या ही हो सकता है, राइट। डज दैट मीन कि फ्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप है? नहीं, इट्स जस्ट सिंपली कि भाई फ्लोरीन का लीव करना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का पार्ट है ही नहीं, बस इतना सा है पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है कि यू कैन ओनली सब्स्टिट्यूट द ग्रुप विच इज ऑर्थो और पैरा टू द माइनस एम ग्रुप। वो फिर फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, डजंट मैटर। बट अगर ऑर्थो और पैरा पे फ्लोरीन भी है और ब्रोमीन भी है तो फिर फ्लोरीन को, है ना। ये कुछ पॉइंट्स का हमें ध्यान रखें। तो आप अलग से नोट करके लिख लो ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक्निक्स, ताकि याद रहे, है ना। ये हो गया सबका? हाँ बताओ। दोनों की क्या, रेट ऑफ रिएक्शन कंपैरिजन का? नहीं ऐसा तो आएगा नहीं, पर आएगा भी तो भी फर्स्ट वाले को ही करना आपने। हाँ, क्लोरीन सब्स्टिट्यूट होगा उसकी रेट यूजुअली ज्यादा रहती है क्लोरीन और ब्रोमीन के सब्स्टिट्यूशन से। हाँ भाई, हाँ हाँ हाँ। देखो फिर अगर माइनस चार्ज चला गया एकदम Br के पास ही, तो फिर तो बैक बॉन्डिंग भी कर देगा ना। तो नहीं कह रहा सर बगल में लगा आएगा तो माइनस सीधे वहीं जा रहा है, तो फ्लोरीन उससे ज्यादा पास है,
फिर तो बहुत सारे फैक्टर है ना, तो इसलिए याद रखो कि फ्लोरीन वाले का ही रेट ज्यादा लिखना आपने। ओके, सो पहली टेक्निक क्या है, पहला ही क्या है कि सबसे पहला पॉइंट जो हमें याद रखना, प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक्निक में सबसे पहली चीज की रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होगा, ARF इज मोर देन ARCl इज मोर देन ARBr इज मोर देन ARI। दूसरा, ओनली लिविंग ग्रुप्स ऑर्थो या पैरा टू -m ग्रुप्स should be substituted। है ना, मेटा वाले को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हम लोग, ऑर्थो पैरा वाले को ही करना है। और ये सब कुछ सेम हो जाए तो फिर तो वही, जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल उतनी ज्यादा रेट, जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल उतनी ज्यादा रेट, है ना। तो अगर सारे फैक्टर एक साथ लिखना हो तो क्या लिखोगे, रेट -m -I इन रिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, न्यूक्लियोफिलिसिटी and directly proportional to क्या, concentration of AR living group and directly proportional to concentration of nucleophile। ये वाला पार्ट भी तो डाल सकते हैं ना भाई कभी कभी, काइनेटिक्स टाइप इंक्लूड करके। ये हम तो क्या रखते रहते हैं कि भाई इसका ज्यादा होगा और मान लो एक कॉन्सेंट्रेशन ही डबल दे दी तो फिर तो रेट उससे भी बढ़ जाएगी। ये पॉइंट्स हम कभी ऑर्गेनिक में बहुत कम ही डिस्कस करते हैं, पर मॉड्यूल में कहीं कहीं एक दो क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, आपने किया होगा वैसे क्वेश्चन की इसके रेट कि अगर न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया तो रेट क्या होगा, ऐसे करके। सारे हैं कि 80 है, 80 ठीक। हाँ। ये लो बांटे दो भाई का, या ब्रेक में बात करो। हाँ लिख लिया सबने, अब क्वेश्चन करें, ठीक है। SNAR के क्वेश्चन का भाई द वे दो में से एक मैकेनिज्म है ये तो कर लिया। बताओ, हाँ थर्ड पॉइंट ये थे, वही सेम फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट को एक बार समराइज करते। न्यूक्लियोफिलिसिटी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। बताओ क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे इनमें, अब क्या ढूंढना है अपने को कहीं भी क्वेश्चन में, न्यूक्लियोफाइल ढूंढना है। हमें पता है क्या सब्स्टिट्यूट होगा, कहां से होगा, आप न्यूक्लियोफाइल ढूंढो। इस वीक तक कर लेना इसको ना, ताकि रिएक्शन मैकेनिज्म आपका क्लोज हो जाए। क्या क्या नहीं आ रहा है, नहीं ये नहीं। कर लिया सबने, प्रोडक्ट बना लिया। क्या होगा फर्स्ट में, लेफ्ट वाले में OH OM है ना, ये है ना न्यूक्लियोफाइल।
क्या करोगे, NO2 को NO2 रहने दोगे, फ्लोरीन की जगह OH मिला, दिस इज योर प्रोडक्ट। बाकी बाय प्रोडक्ट में F माइनस। इधर क्या, नाइट्रोजन जो होगा वो क्लोरीन की जगह लग जाएगा और उसका H प्लस वहां से निकल जाएगा, है ना। अब हो गया, जो कॉन्सेप्चुअली इसका टॉपिक्स थे वही थोड़े यूनिक थे, प्रोडक्ट बनाने में आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको बस न्यूक्लियोफाइल ढूंढना है। जैसे यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन है, सल्फर, तो ये जाके करेगा यहाँ पे अटैक, तो यहाँ पे Br सल्फर, सल्फर जाके लगेगा फ्लोरीन वाले कार्बन से। बस इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा ट्विस्ट कर दो इसका ऐसे, कुछ ने घुमा फिरा के ऐसे उल्टा पुल्टा लिख दिया, बाकी है वही, अटैचमेंट वाइज बॉन्ड्स वही है ना। सो आपको न्यूक्लियोफाइल ढूंढना है सबके, इसमें यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल था, यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर न्यूक्लियोफिलिक है, उसमें से फिर H प्लस बन के निकल जाएगा, और यहाँ पे सल्फर का लोन पेयर न्यूक्लियोफिलिक। हाँ बताओ, पर SH नहीं है ना भाई वहां पे लिविंग ग्रुप, पर यहां तो कैसे करोगे SN, यार क्या कंडीशन SN है, सारे सही तरीके में से गलत वाले भी क्यों जाते थे, यहाँ पे माइनस N ग्रुप नहीं है ना, तो कैसे करोगे। हाँ नेक्स्ट करें, बोलो शुभ, आ रहा समझ में, पहले से कौन सा पार्ट नहीं समझा बताओ, न्यूक्लियोफाइल नहीं पहचान पा रहे, कुछ नहीं, न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड फ्लोरीन वाले से जोड़ देना है, प्लस माइनस का क्वेश्चन है, क्या होगा तुम्हारे हिसाब से, क्या होगा, क्या होता, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल आता, तो ये जाके जोड़ देना है फ्लोरीन, यही तो कर रहे हैं ना हम यहाँ से, क्या किया तुमने, लिविंग ग्रुप को हटाया और न्यूक्लियोफाइल को लगाया, जैसे SN2 में करते थे वैसे यहाँ कर लो, ऑप्शन ही एक है ना, ऑप्शन ही एक है फ्लोरीन, उसके अलावा क्या है, हाँ जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था। भाई NO को कैसे लीव करेगा, मतलब वो तो गलत ही है ना यार, उसका मैं क्या करूँ बताओ, यहाँ पूरी रिएक्शन में देखो NO2 लेके घूम रहा हूँ मैं आगे से एंड तक, यस वो माइनस M का काम करेगा ना NO2 तो लीविंग ग्रुप है ही नहीं ना वैसे भी, फर्स्ट वाले में क्या लगाएंगे, फर्स्ट वाला ऑलरेडी कर लिया तुमने है ना, NO2 लगाओगे उसकी जगह OCH3 लगाओगे F की जगह, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब इसमें, मैं नहीं बताऊंगा अब डाउट हो गया तो, यहाँ पे NO2 है और यहाँ पे OCH3 न्यूक्लियोफाइल है, दूसरे वाले में क्या है, नाइट्रोजन का लोन पेयर, दोनों में से किसी एक का करा लो, सेम ही है ना, वो ले जाके यहाँ जोड़ देना है, तो यहां जोड़ोगे तो क्या करोगे, यहाँ पे फिनाइल रिंग NO2 एज इट इज, दूसरा NO2 एज इट इज, और यहाँ पे लग जाएगा क्या NH and NH2, ये काफी पॉपुलर कंपाउंड है, इसको बोलते हैं 2,4 DNP, है ना 2,4 DNP, ये एक इंपॉर्टेंट टेस्ट रिएक्शन है, कार्बोनिल कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने का आता है, बट वैसे इसका पूरा नाम है 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, है ना, तो शॉर्ट में इसको 2,4 DNP बोलते हैं।
डीएनटी भी होता है ना, डीएनटी टीएनटी ये सब होते हैं ना, तो ट्राई नाइट्रोटोलिन को बोलते हैं टीएनटी ना। NO2 लगाओ, एक CH3 लगाओ, वही टीएनटी है जो यहाँ पे इसके ऑर्थो पे ये न्यूक्लियोफाइल अमोनिया NH2 लगाएंगे। देखो यार, इस रिएक्शन का मैं आपको बता दूं क्लियरली, ये वाला जो है ये क्लेडन में और एक दो बुक में स्पेसिफाई किया गया कि CF3 एज अ माइनस आई ग्रुप भी इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो SNAR करा पाता है विद द गिवन मैकेनिज्म। वैसे तो इस पे नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन भी होता है, दूसरा बेंजाइन मैकेनिज्म वाला, जिसकी रेट थोड़ी कम होती है, जिसको ज्यादा टेम्परेचर लगता है, पर ये माइनस आई ग्रुप होते हुए भी इसमें एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म ऑब्जर्व की गई है, राइट। तो आपको अभी कुछ नहीं करना है, बस NH3 की जगह, यहाँ Br की जगह NH2 लगाना है और CH3 लगाना है। पर इसको हम बेंजाइन मैकेनिज्म वाले में भी डिस्कस करेंगे कि जहां पे माइनस एन ग्रुप नहीं होता है उन रिएक्शन में बेंजाइन मैकेनिज्म होती है, मैंने लिखवाया था स्टार्टिंग में। सो क्या करें, दोनों क्लोरीन उड़ाए या एक को, कौन से वाले को, नीचे वाले को, राइट। NO2 के रिस्पेक्ट में जो पैरा पे क्लोरीन है सिर्फ उसी को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या फिर ऑर्थो वाले को कर सकते हैं। और इसमें क्या करें, हाँ यस, हाँ, पर कहानी वही रुकेगी नहीं ना। सो रिएक्शन ऑफ RH विद Na2S किया था, अगर रिएक्शन सिमिलर है, प्रोडक्ट भी सिमिलर बन रहा है, तो उसमें क्या बनता था, RSR बनता था ना। तो यहां पे भी तो वही है कि Na2S अगर लेके आओगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो खुद एक न्यूक्लियोफाइल, वो वापस इस पर अटैक कर देगा। सीधे लिखूं या डिटेल में लिखूं, डिटेल में लिखूं। देखो पहला प्रोडक्ट तो किसी को कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे NO2 आएगा, सल्फर लग जाएगा और सल्फर का एक माइनस चार्ज गया लेकिन एक Na प्लस अभी भी रहेगा, और प्लस बाई प्रोडक्ट में बन जाएगा NaF, कोई दिक्कत। अब ये जो बना है वो खुद भी तो एक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये जो बना है उस पे फिर से क्या आएगा, ये वाला रिएक्टेंट, और इस वाले रिएक्टेंट का कौन सा है, ये सेकेंड इक्विवेलेंट है ना। फर्स्ट इक्विवेलेंट हम यहां पे यूज कर चुके हैं। तो अब क्या होगा, ये जो S का माइनस है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल इस फ्लोरीन वाले कार्बन पे अटैक कर देगा। तो S का माइनस अगर फ्लोरीन वाले पे अटैक करेगा तो फ्लोरीन यहां से लीव करेगा अल्टीमेटली एट द एंड, डायरेक्ट लीव नहीं करेगा, एरो मैंने एक दिखाया है, बट इट इज एडिशन एंड देन एलिमिनेशन। तो हाँ, एंड रिजल्ट सब्स्टिट्यूशन ही है। तो फाइनल प्रोडक्ट में यहां पे NO2, यहां पे S, फिर यहां पे फिर से बेंजीन रिंग वही वाला, और इसमें ऊपर NO2, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन में इसके 2 मोल लगेंगे। टू NO2F प्लस एक Na2S फॉर्म्स तो सिमिलर कॉन्सेप्ट ही हैं, वही बस एक अलग जगह पे अप्लाई हो रहे हैं। अगर आपको Na2S की रिएक्शन RH के साथ आती है तो ये भी आता है, वो नहीं आता तो ये भी नहीं आता। उसके लिए समरी नोट्स भेजे थे मैंने, कल भेजे थे क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की समरी आज भेज दूंगा। तो जितने भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने पढ़े एक्सक्लूडिंग SNA जो हम आज पढ़ रहे हैं NGP, इससे पहले वाले ज्यादा है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो है वही हर जगह यूज हो रहे हैं आगे भी। तो उन न्यूक्लियोफाइल्स के अवेयरनेस, एक तो पहले भेजा था मैंने बीटेस से पहले आपको, अब कुछ और नया ऐड हो गए तो उन सबको एक साथ कर लेना है। डन। ठीक है,
ये तो कर लिया शायद, है ना? ये वाला तो कर लिया, ये भी कर लिया, ठीक है। नाइस, सेम क्वेश्चन क्यों करने वाला हूँ? बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा इसमें? क्या? मैं तो समझा नहीं, मैं वापस बोलो। CME3 नहीं, CME के लिए पॉसिबल नहीं, तो जरूरी नहीं है ना कि यही इस पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा हो सकता है वो उस पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा हो और ये न्यूक्लियोफाइल हो। ऐसी कोई जरूरत थोड़ी है कि रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल पहले नहीं ला सकते और ऐसा। सो टेक्निकली ये तो पक्का है कि ये न्यूक्लियोफाइल है। OH का तो हम वैसे भी सब्स्टिट्यूशन नहीं कर पाते। सो व्हाट इज द यूज ऑफ NaH, पहले तो ये बताओ। OH पे O माइनस में कन्वर्ट कर सके, उसको अच्छा न्यूक्लियोफाइल बना सके, एंड देन O आके कहां पे लग जाएगा? और वो नहीं होगा, क्यों? O आके डायरेक्ट OTS पे नहीं लग सकता इस केस में, अभी वाले केस में, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, क्यों? हाँ बताओ। स्टेरिक हिंड्रेंस, यस। हाँ, सो ऑलरेडी 3 CME3 है, मतलब कार्बन पे 3 CH3 और लगे हैं, वो भी लेफ्ट में भी और राइट में भी, तो उसका अटैक तो होने से रहा, लेकिन प्रोडक्ट अभी भी बनेगा, कुछ और बनेगा। वो प्रोडक्ट आप ढूंढ के बताओ कि क्या बने। पर भाई न्यूक्लियोफाइल जो कार्बन है उसके पीछे कार्बन होते हैं 100, कोई दिक्कत नहीं, O माइनस जाके वहां लगा देते हैं। पर 3 CME3 के बीच में ऑक्सीजन है, आप उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, सो उसका हिंड्रेंस मैटर करता है, राइट? जैसे टर्सरी ब्यूटॉक्साइड में क्या होता है, ये 3 CH3 ऐसे पिरामिडल शेप बना रहे हैं और O यहाँ है, फर्क नहीं पड़ता था उसमें, राइट? और सोचो अगर ये तीनों CH3 उसको घेर लेते सामने से, तो फर्क पड़ता है। आप ये देखो ना कि उस कंपाउंड में और कौन कौन से न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स बन सकते हैं, उसको लेके आगे बढ़ो, क्या पता आंसर आ जाए, ट्राई तो करो। पहले तो ये है, कैसे ये इसकी रिएक्शन जब आप NaH के साथ कराओगे तो ये बनेगा, इसमें तो कोई किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद OTS वाले पे ये डायरेक्ट अटैक नहीं कर पाएगा, ये भी क्लियर है। क्यों? क्योंकि ये हिंडर्ड न्यूक्लियोफाइल है, ये O का माइनस हिंडर्ड है, तो ये यहां नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि फिर ये 3 CH3 ग्रुप इस रिंग के साथ हिंड्रेंस में आएंगे, है ना? ऐसा समझ लो कि बाइफिनाइल रिंग में हिंड्रेंस होती थी ना ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के टाइम पे, याद है आपको? उस तरह से तो अभी भी है, मतलब O माइनस इतना ज्यादा विद इन द मॉलिक्यूल घिरा हुआ है कि उसका अटैक नहीं हो सकता। तो आप बोलोगे क्या कि दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट बिकॉज कि यहां अटैक नहीं हो सकता, बट बिकॉज दिस ऑक्सीजन इज क्राउडेड। कोई बात नहीं। अब रेजोनेंस तो हम सबको आता है, तो O पे माइनस है मतलब C पे माइनस है, C पे माइनस है और C पे माइनस है। O का माइनस नहीं तो C का माइनस अटैक कर लेगा। बेंजीन एज ए न्यूक्लियोफाइल पढ़ा है हमने, बेंजीन एज ए न्यूक्लियोफाइल पढ़ा है। अच्छा, रेजोनेंस अगर याद करो तो वहां हमने भी पढ़ा, ये भी पढ़ा कि इनमें से कौन कौन से ग्रुप बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, पढ़ा है। O माइनस तो सब प्लस से वाले बढ़ाते थे, याद है? O माइनस तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लस ग्रुप है, तो वो और बढ़ाएगा, तो बेंजीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी को और ज्यादा वो इनहांस कर देगा। तो इसके मल्टीपल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा क्यूनोनॉइड फॉर्म में होगा क्या कि O का माइनस रेजोनेंस में जाएगा, यहाँ का पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड यही रहेगा, और CME3 एंड CME3, ठीक है? बस हो गया काम। अब ये तो अटैक कर सकता है ना, ये तो फ्री बैठा है, ये तो अटैक कर सकता है, तो इसका अटैक होगा एक्चुअली में OTS पे। तो ये जाके यहां अटैक करेगा OTS,
एज ए रिजल्ट OTS लीव करेगा। ऐसे होता नहीं है टेक्निकली, है ना, बट ठीक है, बॉन्ड टूटेगा बनेगा। यहां पे प्रोडक्ट में क्या बनाओगे फिर देखो, NO2 वाला ग्रुप एज, देखो कोई लिखना नहीं है, पहले समझो। ये तो तुम एज इट इज करोगे, इसमें तो कोई चीज नहीं होगा। और यहां पे क्या लगाए बताओ, ये कार्बन लगाएंगे, इस कार्बन में ये, और यहां पे डबल बॉन्ड O एंड CMe3 और CMe3। क्या ये फाइनल प्रोडक्ट है या अभी और ये रीअरेंज होगा? ऑटोमेरिज्म होगी, राइट। अभी भी अपने पास यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है कि नहीं है? तो ये हाइड्रोजन है तो ऑटोमेरिज्म भी होगी। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बहुत ही सिंपल दिखेगा। फिर आप कुछ नहीं, यहाँ पे OH CMe3 एंड CMe, ये इसका फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, क्वेश्चन ना करो तो कोई बात नहीं, इजी है। अगर जानना चाहते हो भाई और भी एस्पेक्ट होते हैं तो ऐसे क्वेश्चन करने जरूरी है ना। जब तक ये क्वेश्चन नहीं था तब तक सब कुछ आसान लग रहा था कि क्या ही है इसमें, तो न्यूक्लियोफाइल लगाना है। और बट ऐसी चीजें होती हैं तो हमें पता होना चाहिए, जरूरी नहीं कि ऐसे पूछा जाए, पर अगर पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए कि भाई हाँ बेंजीन में और भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स होते हैं, उनके थ्रू भी हम अटैक करवा सकते हैं। पुराने लेक्चर सारे देख लिए तुमने? कैसे होगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिस करना तो भाई अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो आप लोग। लेक्चर मिस करना तो मतलब खत्म है। हाँ ठीक है, करो, क्योंकि जो आ रहे हैं उनको भी चैलेंज होता है भाई कि भूल जाते हैं न्यूक्लियोफाइल, लिविंग ग्रुप भूल जाते हैं। अच्छा ये भी होता है, तुम नहीं आ रहे हो, तुमको तो पता ही नहीं है, मतलब पता नहीं कि तुम्हें क्या आना चाहिए। So the only difficult part about organic chemistry is the beginning part। स्टार्टिंग में क्या होता है कि नई नई चीजें आती रहती हैं, हर जगह कुछ नया आ जाता है। फिर वो धीरे धीरे जब सब जगह रिपीट होने लगता है वही सेम चीज, तो कॉमन लगता है। जैसे Na2S पहली बार आया, फिर आपका साज आया, फिर आगे कहीं और भी आएगा, तो फिर याद हो जाता है टाइम के साथ। मल्टीपल चीजें हैं याद करने को, बट वो टाइम के साथ वही रिपीट होते होते याद हो जाता है। स्टार्टिंग में आपको अभी लगेगा कि पता नहीं हर बार न्यूक्लियोफाइल बदल जा रहा है। ये क्वेश्चन आप कर लेना, कर लोगे, सेम क्वेश्चन है, बस न्यूक्लियो ये बदल गया बस। ये मैं डाल देता हूँ नोट्स में, आपको ठीक है। सो ये तो हो गया, इसका एस्पेक्ट क्लियर हो गया। दूसरा आते हैं हम लोग एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म पे। दूसरा एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म। या बेंजाइन मैकेनिज्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब अगेन कोई कहीं ध्यान नहीं देगा, सबका ध्यान यहाँ रहेगा, कोई लिखेगा नहीं, कोई किसी को बताएगा नहीं। अपना यहाँ समझो, डाउट है तो मुझसे पूछो। एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म में पहले एलिमिनेशन होगा फिर एडिशन होगा। सबसे पहले तो ऑब्जर्व व्हेन नो -m ग्रुप इज अटैच्ड टू द रिंग, है ना। ये मैकेनिज्म हम तभी फॉलो करेंगे जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो पिछला मैकेनिज्म, ठीक है, ओके। दूसरा कि अगर ये बिना -m ग्रुप के हो रहा है तो इसके लिए बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर लगेगा, है ना। सो वेरी हाई टेम्परेचर
एंड प्रेशर इज रिक्वायर्ड। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब हो सकता है क्वेश्चन में आपको, देखो अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है और वही रिएक्शन है और ऑप्शन में प्रोडक्ट दिया, तो फिर आप अज्यूम करके चलो कि जो भी रिक्वायर्ड कंडीशन है वो है, चाहे वो मेंशन ना हो। पर जैसे मान लो कि बेंजाइन, मतलब एक लिविंग ग्रुप बेंजीन से लगा है, एक नॉर्मल बेंजाइल से लगा है और नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दी गई है, तो फिर वो वही पूछना चाह रहे हैं कि बेंजीन पे SN2 नहीं होगा, है ना। वहां पे अगर हाई टेम्परेचर प्रेशर दिया हो तो ही आप बेंजीन का सब्स्टिट्यूशन करोगे, समझ पा रहे हो आप। पर मान लो क्वेश्चन में है ही ये है, यहाँ पे क्लोरीन लगा है, एंड फॉर डिफरेंशिएशन के लिए मैं एक काम करता हूं कि यहाँ पे इसको एरोमेटिक कार्बन 14 मान लेते, ठीक है। और अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो NaNH2 के साथ, NaNH2 के साथ, ठीक है, तो सिर्फ मैकेनिज्म चेंज हो जाने की वजह से अभी तक तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना था, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लगाना, और वो कंडीशन तो है नहीं -m वाली। तो मैकेनिज्म बदल जाने की वजह से देखो इसमें प्रोडक्ट्स क्या क्या बनते हैं। अगर इसका प्रोडक्ट बनाओगे तो एक तो सबको पता है कि भाई सब्स्टिट्यूशन है, तो जहां से लिविंग ग्रुप लीव करेगा वहां तो प्रोडक्ट लगना ही है, तो ये एक प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा प्रोडक्ट इसमें बनता है, यहां पे NH2 लगे, और तीसरा प्रोडक्ट बनता है यहां पे NH2 लगे। तो फॉर ट्रिक्स अगर आप ध्यान दो तो कुछ नहीं, जहां पे लिविंग ग्रुप है उसके एक लेफ्ट में एक राइट में, और जहां पे लिविंग ग्रुप है वहां पे। अगर नंबर वाइज बोले तो ये 2 बार बनता है, ये 1 बार बनेगा, और ये 1 बार बनेगा। प्रोबेबिलिटी वाइज अगर हम बात करें तो ये बनने की प्रोबेबिलिटी 2 है, अगर मतलब फ्रैक्शन इसका अगर 2 टाइम्स है तो ये 1 और ये 1, इस रेशियो में बनते हैं। अब वही हमें एक्सप्लोर करना है कि कैसे, है? तो मैकेनिज्म हम समझते हैं कि भाई कैसे होता है। अगर मान लो कि एलिमिनेशन एडिशन करना है, तो पहले हम एलिमिनेशन एडिशन करते हैं, पहले एलिमिनेशन करते हैं। तो यहां पे मान लो हाइड्रोजन लगा है लिविंग ग्रुप, इसके पास एक H यहां पे होगा और यहां पे भी H होगा, और दोनों सिमिलर ही है, बस इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है ना। तो जब मैं यहां वाला H हटाऊंगा तो बेंजाइन इधर बना लूंगा, और यहां वाला H हटाऊंगा तो बेंजाइन इधर बनाऊंगा। बट पहले हम बेंजाइन बनाते हैं और इसको यही लेके चलते हैं एग्जांपल में, ताकि ये एस्पेक्ट तो क्लियर हो जाए कम से कम कि कहां कहां बेंजाइन बन सकता है। मान लो ये है, ठीक है। अब आप लेके आए क्या, बेस। कौन सा बेस, NaNH2, और साथ में हम लाते हैं, यूजुअली क्वेश्चन में दिया रहता है लिक्विड अमोनिया, मतलब ये बेस है और न्यूक्लियोफाइल उसमें अमोनिया है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, एलिमिनेशन के लिए क्या होगा, यहां से NH2 आएगा और H पे अटैक करेगा। अच्छा, एलिमिनेशन रिएक्शन आइडिया है आप लोगों को थोड़ा बहुत भी, क्या होता है एलिमिनेशन? एलिमिनेशन रिएक्शन में यहां पे कोई लिविंग ग्रुप लगा होगा, यहां पे कोई बेस हाइड्रोजन लगा होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन का बेसिक तरीका यह होता है कि यहां से बेस, जो न्यूक्लियोफाइल है वही बेस का काम करता है। बेस का काम क्यों करता है, क्योंकि हाइड्रोजन को पहले लेता है। कोई भी चीज जो हाइड्रोजन को लगी हो क्या होगी, बेस, और ये फिर बॉन्ड टूट के माइनस बनाता है, वो माइनस अंदर की तरफ अटैक करता है, यहां से ये लीव कर जाता है। दिस इज हाउ नॉर्मली एलिमिनेशन टेक्स प्लेस। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, प्लस न्यूक्लियोफाइल के साथ हाइड्रोजन लग जाएगा, और प्लस L-, ठीक है। और ये सब वही रिएजेंट्स हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे NaOH का हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है, वही NaOH एलिमिनेशन भी करता है, बस थोड़ी सी कंडीशन बदलने की जरूरत है। तो जो बेंजाइन था अपना यहाँ पे, जो रिएक्टेंट था, अगर उसमें हम यहां से अटैक करें तो यहां से H निकलेगा, यहां पे माइनस आएगा, ये माइनस अंदर की तरफ अटैक करेगा, हाइड्रोजन लीव कर जाएगा। क्या ये समझ पा रहे हो आप? किसको किसको नहीं समझ में आ रहा बताओ मुझे। यहां से हाइड्रोजन अगर निकला, लेट से निकला, अभी आपको नहीं सोचना सर क्यों निकलेगा, है ना। पहले आपको सोचना कि अगर ये निकलेगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, अगर यहाँ से H+ निकालोगे तो ये माइनस यहाँ इंटरनली अगर अटैक कर दे तो यहाँ से लिविंग ग्रुप लीव नहीं कर जाएगा क्या? तो ये बाहर, और हाइड्रोजन इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ ऐसे दिखाते हैं एलिमिनेशन। जैसे मैंने यहाँ पे भी एलिमिनेशन को ऐसे दिखाया कि इफेक्टिवली क्या हो रहा है कि वैसे यहाँ पे यहाँ का दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और ये बाहर ऐसा, ठीक है ना। अगर ये ऐसा होगा तो जो इंटरमीडिएट बनेगा, ध्यान से देखना, वो इंटरमीडिएट में यहां पे बेंजाइन
क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, पहले से एक पाई बॉन्ड था, एक और पाई बॉन्ड आपने इंट्रोड्यूस किया। ये आपका एरोमेटिक रेडियो एक्टिव कार्बन, और ये प्लस H गया NH2 के साथ तो बना NH3, और प्लस X माइनस जो Na प्लस के साथ जाके NaX बना देगा। यहां तक कोई डाउट किसी? तभी तो वो इंटरमीडिएट है ना, तभी तो वो अनस्टेबल है, तभी तो ये RDS है। सो कार्बोकेटायन भी तो बनाते थे, है ना। सो एंगल स्ट्रेन है ऑफ कोर्स, इसीलिए ये इंटरमीडिएट है, एरोमेटिक होते हुए भी हाईली अनस्टेबल है। ये बेंजाइन की स्टोरी, राइट। तो ये यहां पे बन गया पहला। पर क्या आपको नहीं लगता कि एक दूसरी पॉसिबिलिटी भी थी इसमें कि बेंजाइन इधर से बन जाए? ये भी तो है। इसकी क्या गारंटी कि हाइड्रोजन यहीं से जाएगा? प्रोबेबिलिटी तो इसके भी जाने की उतनी है जितनी इसकी है। तो अगर यहां से NH2 माइनस अटैक करे तो दूसरा बेंजाइन क्या बनाओगे फिर? दूसरा बेंजाइन दूसरी साइड में बनाओगे। तो यहां पे हम बना लेंगे बेंजाइन, एक बॉन्ड यहां पे, एक बॉन्ड यहां पे, ये हो गया दूसरा बेंजाइन, ठीक है। और कार्बन 14 कहां पे होगा? यहां पे, प्लस बाकी के प्रोडक्ट्स वही बनेंगे। कॉस यही RDS है, तो जितना स्ट्रॉन्ग बेस लेके आओगे उतना फास्ट होगा। इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन स्लो है क्योंकि यहाँ पे बेंजाइन बन रहा है इंटरमीडिएट, तो यही आपका RDS है। और अगर ये RDS है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? बेसिस मतलब न्यूक्लियोफाइल की बेसिसिटी और उसके एसिडिटी पे डिपेंड करेगी H के, है ना। और ध्यान रखना कि यहाँ पे जो यहाँ पे फ्लोरीन की रेट ज्यादा होगी, बिकॉज H प्लस उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा जितना स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप लगा हो, है ना। H प्लस का एसिडिक स्ट्रेंथ अभी भी उसी से ज्यादा होगा जितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे माइनस आई ग्रुप लगा होगा। तो अगर एसिडिटी एसिडिक स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहा है तो यहाँ भी फ्लोरीन की रेट ज्यादा होगी, ठीक है। दूसरे स्टेप में आते हैं, क्या क्या है आपके पास? एक बेंजाइन है ये जिसमें यहां पे कार्बन 14 है, दूसरा बेंजाइन है ये जहां पे ये कार्बन 14 है। क्या करेंगे? इस बेंजाइन पे NH2 माइनस के अटैक करने के दो तरीके हैं। अब एडिशन होगा, एलिमिनेशन हमने करा लिया है तो अब अपने पास एडिशन करना है अपने। NH2 माइनस या अमोनिया कुछ भी हो, कैसे कि NH2 माइनस इस कार्बन पे अटैक करे और ये बॉन्ड टूट जाए, तो क्या बनेगा इंटरमीडिएट? यहां पे NH2 लगेगा और यहां पे माइनस आएगा, होगा क्या? और अगर NH2 इस कार्बन पे अटैक करे तो माइनस दूसरी साइड में आ जाएगा। ठीक है। वैसे इस वाले इंटरमीडिएट पे अटैक करने के फिर से दो प्रोबेबिलिटी है कि अगर NH2 माइनस अगर इस वाले कार्बन पे अटैक करे तो माइनस लेफ्ट में आएगा, यहां पे NH2 आ जाएगा, यहां पे माइनस, बाकी के दो बॉन्ड ऐसे और कार्बन 14 ऐसे। और अगर NH2 माइनस इस वाले कार्बन पे अटैक करे तो माइनस ऊपर चला जाएगा, तो यहां पे NH2 लगा लोगे, यहां पे माइनस। ये चार अनायनिक इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं, सबको दिख रहा है। इन चारों में देखो ये दो बार बन रहा है, ये वाला मुझे तो नहीं अलग दिख रहा है, ये प्रोडक्ट थोड़ी है। अब लिक्विड अमोनिया आप यूज कर रहे हो, लिक्विड अमोनिया है ना हर जगह नीचे, या कोई ना कोई सॉल्वेंट तो यूज कर ही रहोगे। तो इसको HNH2 करके इसलिए दिखा रहा हूं ताकि इसका H जो है वो फिर से लेके जाएगा और फिर से नया NH2 माइनस क्रिएट हो जाएगा। सो इट विल कीप ऑन रिवॉल्विंग इन द रिएक्शन। माइनस, भाई कोई डाउट है? नहीं है तो बता दो, बताओ कोई डाउट है? नहीं ना, तो फिर देखो ना, समझो, फिर मिस कर दोगे, फिर बोलोगे सर नहीं आ रहा समझ में। यहां पे
ऑलरेडी आपका सिचुएशन अभी ऐसा है कि एक एक पॉइंट आपको होल्ड करके चलना, नहीं तो फटाक से समझ में आना बंद हो जा रहा है ना, इतनी सारी चीजें हैं। ये 4 स्टेप्स होंगे और फाइनली जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, इसको मैं वापस एक बार रिवाइज कराऊंगा सबको, बट फिर से अगर आप फोकस लूज कर दोगे तो फिर तो बहुत डिफिकल्ट है, इसको मैं नहीं समझा। यहां पे NH2 है, यहां पे H लग जाएगा बस, ठीक है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, H तो हम दिखाते नहीं वैसे। ये हो गया। दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, यहां पे NH2 है, रेडियो एक्टिव कार्बन यही है, और ये तीसरा प्रोडक्ट क्या है, वही सेम प्रोडक्ट, जो दूसरा है वही तीसरा है ना। नहीं मतलब अगर आप में से किसी को डाउट है तो बता दो कि सर ये सेम तो नहीं लग रहा हमें। और तीसरा प्रोडक्ट जो है ये 2 बार रिपीट हो रहा है, देखो, और ये दोनों सेम है। जस्ट बिकॉज पाई बॉन्ड का अरेंजमेंट अलग है डजंट मीन कि दोनों डिफरेंट है, वैसे भी उसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे फाइनली, है ना। तो आप देखो कि ये 2 बार रिपीट हो रहा है, ये सेम है, ये एक बार आ रहा है और ये एक बार, और इसलिए स्टार्टिंग में मैंने जब लिखा था तो 2:1:1 लिखा था। नाउ अब आप देखो इसमें क्या क्या एस्पेक्ट है इंपॉर्टेंट अपने को समझने के लिए। पहला स्टेप RDS है, कोई बात नहीं, बेंजाइन बनेगा, जितना ज्यादा स्ट्रिक्शन होगा उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी। ये सब कोई नहीं पूछता, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन इससे पूछी नहीं जाती क्योंकि ऑलरेडी बहुत स्लो रिएक्शन, इसको ऑलरेडी बहुत ज्यादा एडवर्स कंडीशन लगती है। पूछते क्या है, एक तो सबसे कॉमन सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन ही यही है, प्रोडक्ट्स का रेशियो, है ना। क्यों, क्योंकि अभी तक सब्स्टिट्यूशन में हम सिर्फ यही पढ़ते कि यहां से लिविंग ग्रुप गया और यहां पे न्यूक्लियोफाइल, फिर एक नया सब्स्टिट्यूशन हमने NGP में पढ़ा कि नहीं है, ऐसा नहीं, बगल में भी लग सकता। अब एक तीसरा हम पढ़ रहे हैं जहां पे कि जहां पे आपका लिविंग ग्रुप है वहां पे 2 बार, उसके राइट साइड में 1 बार और उसके लेफ्ट साइड में 1 बार। और ये तब होगा जब कोई माइनस इन ग्रुप ना लगा हो बेंजीन से, नहीं तो फिर मैकेनिज्म क्या हो जाएगी, पहली बार एडिशन एलिमेंट्स। बाय द वे गाइस, अब ये है फाइनल इसका पॉइंट कि इसको हम बोलते हैं साइन प्रोडक्ट, इसको हम बोलते हैं इप्सो प्रोडक्ट, और ये फिर से साइन प्रोडक्ट। कोई भी डाउट है पूछो, कोई भी डाउट किसी को भी अब है तो पूछो। हाँ भाई बताओ दक्ष। हाँ कि बेंजाइन जब बॉन्डिंग की बात करो तुम, और वो एरोमेटिक का नहीं था, वो एंटी एरोमेटिक का था। 4 मेंबर वाला जो रिंग था वो डायमेराइज होता, बिकॉज क्रॉस साइकिल्स हम देखते थे उसमें 2-2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, 4 मेंबर का रिंग और 2 पाई बॉन्ड वाला डायमेराइज होता था। बेंजाइन ट्राइमेराइज होता है, मैंने बताया था बेंजाइन ट्राइमेराइज होता है, पर ट्राइमेराइज होने के लिए रेडिकल मैकेनिज्म होती है। अगर न्यूक्लियोफाइल है तो उस पर एडिशन होगा ना। हाँ बोलो। हाँ नहीं, पर उसका एसिडिक था ना, पहले तो H+ निकल रहा है ना, राइट। सो यहां से लेके आगे तक में जो भी डाउट है वो बताओ मुझे अभी। हाँ बताओ। हाँ यस कर रहा है ना, तभी तो 2 बना रहे हैं। तो वही बॉन्ड तो सबसे वीक है ना भाई टूटने के लिए। कौन सा रिपल्सन, पाई बॉन्ड आओ, वो तो सब जगह है, और उसमें तो जो सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होगा वही टूटेगा ना। और कौन सा बॉन्ड टूटेगा, चलो मान लो तुम यहाँ अटैक कर दोगे, ऑलरेडी एरोमेटिसिटी लूज करके मतलब स्टेबिलिटी घटा के बैठा है, फिर जो उससे थोड़ी बहुत एरोमेटिसिटी है वो भी गायब कर दो, वो तो नहीं होगा ना। और यहाँ पे अटैक का फायदा है ना कि फिर से एरोमेटिसिटी वापस आ जाती है उसकी, राइट। सो आप हाँ नेक्स्ट, कोई डाउट, ब्रेक के चक्कर में नहीं पूछ रहे ना तुम लोग, है ना। मेरी टाइमिंग गलत नहीं भाई, मेरे क्या है, तुम्हें एग्जाम देना है ना। कोई डाउट नहीं, पता प्रोडक्ट बनना देखो फिर से आसान है, जहां से लिविंग ग्रुप हटा रहा है उसके लेफ्ट में 1, राइट में 1, वहां पे 2, ये रेशियो है। हाँ बताओ। साइन वो होता है
जहां पे न्यूक्लियोफाइल वही लगाया जहां पे लिविंग ग्रुप है उसको हम साइन प्रोडक्ट कहते हैं, और उसके अलावा कोई है तो सॉरी उसको इप्सो प्रोडक्ट कहते हैं, और उसके अलावा कोई है तो उसको हम बस, और कुछ नहीं हो, नाम है बस, आइडेंटिफिकेशन प्रोडक्ट। ठीक है, कि जहां पे भी न्यूक्लियोफाइल वहीं लगे जहां लिविंग ग्रुप था तो इप्सो, और न्यूक्लियोफाइल वहां लगे जहां लिविंग ग्रुप नहीं था तो साइन। ठीक है, हाँ हाँ